आज हम अपने लगन और जुनून को पूरा करने के लिए समाज के बनाए नियमों को तोड़ने का क्या मतलब होता है। जब आपका सच आपके आसपास के लोगों के सच से इतना अलग हो, तो उस रास्ते पर अकेले चलने में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब आप उस रास्ते पर चलकर कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो दूसरों के लिए नामुमकिन है, तब क्या होता है? क्या समाज आपको एक हीरो की तरह अपनाता है या फिर आपको एक एक खतरे की तरह देखता है? आज हम रिचर्ड बाह की कालजयी कहानी जॉनथन लिविंगस्टन सीगल की दुनिया में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे पास इस किताब का पूरा टेक्स्ट है, और मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ एक समुद्री पक्षी की कहानी नहीं है। ये अपनी सीमाओं को चुनौती देने, आज़ादी के असली मतलब को समझने और अकेले सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत की कहानी है। बिल्कुल, हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके गहरे दर्शन को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पक्षी अपने झुंड से अलग होकर कुछ असाधारण करने की ठानता है। वो कौन सी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बाधाएं पार करता है, और कैसे ज्ञान हासिल करने का सफर ज्ञान बांटने के साथ ही पूरा होता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत होती है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल से, जो अपने झुंड में एक एक अजूबे की तरह है, जहां हजारों सीगल रोज सुबह सिर्फ एक ही मकसद से उड़ते हैं। हाँ, नावों तक पहुंचना और मछली के टुकड़ों के लिए लड़ना। बिल्कुल। वहीं जॉनथन के लिए उड़ान का मतलब पेट भरने से कहीं ज्यादा है। उसके लिए तो उड़ान ही जिंदगी है। स्रोत में ये फर्क बहुत साफ दिखाया गया है। जहां बाकी सीगल के लिए खाना मायने रखता है, जॉनथन के लिए उड़ान की कला। वो खाना पीना भूलकर अकेले में घंटों मतलब घंटों अभ्यास करता है। क्या क्या कहता है, धीरे कैसे उड़ा जाए, पंखों को एक मुश्किल कोण पर कैसे मोड़ा जाए, और वो बार बार असफल होकर पानी में गिरता है। और ये जुनून उसके परिवार को परेशान कर देता है ना। हाँ, उसके माता पिता की चिंता बहुत वाजिब लगती है। हम्म। उसकी माँ पूछती है, जॉन तुम बाकी झुंड की तरह क्यों नहीं रह सकते, देखो तो हड्डियां और पंख बनकर रह गए हो। और उसके पिता तो सीधी चेतावनी देते हैं। कहते हैं सर्दियां आ रही हैं, तुम उड़ान को खा नहीं सकते। याद रखो तुम उड़ते हो ताकि तुम खा सको। एक मिनट, लेकिन क्या उसके माता पिता पूरी तरह से गलत थे? मतलब उनके नजरिए से देखे तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। उनका बेटा जिंदा रहने के सबसे बुनियादी नियम को तोड़ रहा था। ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, वो गलत नहीं थे, वो अपने सच के हिसाब से बिल्कुल सही थे। हम्म। और यही कहानी का पहला बड़ा संघर्ष सामने आता है, समाज की उम्मीदें बनाम एक व्यक्ति का जुनून। हम्म। जोनाथन की जो इच्छा है ना, वो सिर्फ एक शौक नहीं है, ये ज्ञान की एक गहरी प्यास है। वो कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मैं हवा में क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। बस इतना ही। तो ये लड़ाई सिर्फ पेट भरने की नहीं है। नहीं, ये अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने की लड़ाई है। ज्यादातर लोग जीने के लिए खाते हैं, जोनाथन उड़ने के लिए जीता है। और यही जुनून उसे गति की ओर ले जाता है। वो तेज रफ्तार से गोता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर बार बार उसका शरीर नियंत्रण खो देता है। और वो पंखों के एक ढेर में बदलकर धड़ाम से समुद्र में जा गिरता है। एक बार नहीं, 10 बार। हाँ, स्रोत बताता है कि 10 बार उसने कोशिश की, और हर बार 70 मील की रफ्तार पार करते ही वो हवा में मतलब बिखर गया। ये असफलता उसे पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल। ये मुझे उस एहसास की याद दिलाता है जब आप कोई नया स्किल सीख रहे होते हैं। शुरुआत में आप बार बार फेल होते हैं, और एक पल आता है जब लगता है कि बस छोड़ देना ही बेहतर है। बिल्कुल। जोनाथन का ये बार बार फेल होना बहुत रिलेटेबल है। बिल्कुल। और एक रात पूरी तरह हार कर जब वो डूबने ही वाला होता है, तो उसके अंदर से एक आवाज आती है। मैं एक सीमित सीगल हूं, मुझे अपनी प्रकृति को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, वो हार मानकर घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन तभी उस घने अंधेरे में उसे एक ख्याल आता है। बाज के छोटे पंख। और ये कहानी का एक जबरदस्त मोड़ है। और यहीं सीखने की प्रक्रिया का एक सबसे अहम पहलू सामने आता है कि गहरी निराशा के बाद ही अक्सर कोई बड़ी सफलता मिलती है। जोनाथन को यह विचार किसी जादू से नहीं मिला, ये उन 10 असफलताओं का नतीजा था। उसे अचानक समझ आया कि तेज रफ्तार के लिए उसे अपने पंखों को छोटा करना होगा, ठीक एक बाज की तरह। यह दिखाता है कि इनोवेशन अक्सर हताशा के गर्भ से ही जन्म लेता है। और फिर वो अपने पंखों को शरीर से सिकोड़कर सिर्फ सिरों के सहारे उड़ने की कोशिश करता है। वो 2000 फीट की ऊंचाई से सीधा गोता लगाता है, और इस बार वो कामयाब होता है।
पहले 140 मील प्रति घंटा और फिर 214 मील प्रति घंटा की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार। किताब में इसका जिक्र है चांदनी के नीचे एक ग्रे तोप का गोला। क्या बात है। वो हवाबाजी के ऐसे करतब सीखता है, लूप, रोल, स्पिन, जो किसी सीगल ने पहले कभी नहीं किए थे। ये सिर्फ रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, ये उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस को छूने का अनुभव है। जैसा कि कहानी में एक बहुत गहरी लाइन है, जिसने सीखने में उत्कृष्टता को छू लिया हो उसे साधारण वादों की जरूरत नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको समाज की मंजूरी या उनके नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। आपका काम ही आपका परिचय बन जाता है। और यही सोचकर जोनाथन उत्साह से भरकर अपनी इस खोज को झुंड के साथ साझा करने के लिए लौटता है। जी। उसे लगता है कि वे खुशी से पागल हो जाएंगे। उसे लगता है कि अब जीने की एक नई वजह मिल गई है। सिर्फ मछली के टुकड़ों के लिए लड़ना ही जिंदगी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बजाय उसे काउंसिल गैदरिंग यानी परिषद की सभा के बीच में बुलाया जाता है। और वहां उसकी तारीफ नहीं, उसे जलील किया जाता है। उसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए शर्मिंदा किया जाता है। परिषद का मुखिया कहता है कि उसने सीगल परिवार की गरिमा और परंपरा का उल्लंघन किया है। और सजा? सजा के तौर पर उसे झुंड से निकाल दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये उन लोगों की कीमत होती है जो अपने जमाने से आगे होते हैं ना? बिल्कुल। झुंड उसके काम को एक नई संभावना की तरह नहीं, बल्कि स्थापित नियमों के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। लेकिन जोनाथन का जवाब बहुत गहरा है। वो चीखता है, गैर जिम्मेदाराना। उस सीगल से ज्यादा जिम्मेदार कौन है जो जीवन का एक उच्च उद्देश्य ढूंढता है और उसका पालन करता है? लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। झुंड के सारे पक्षी एक साथ अपनी पीठ उसकी तरफ कर लेते हैं। ये सिर्फ एक सजा नहीं, ये एक सामाजिक प्राणी के लिए सबसे बड़ी चोट है। अपने ही लोगों द्वारा पूरी तरह से नकार दिया जाना। तो उसे झुंड से निकाल दिया गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, ताकत बन जाता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल। निर्वासन में वो और ज्यादा सीखता है। वो गहरे पानी में स्वादिष्ट मछलियों के लिए गोता लगाना सीखता है, हवा में सोना सीखता है और तेज तूफानी हवाओं की सवारी करना सीखता है। तो उसका अकेलापन उसे दुखी नहीं बल्कि और ज्यादा आजाद और काबिल बनाता है। हाँ, फिर एक शाम 2 चमकदार सितारों जैसे सीगल उसके पास आते हैं। और वो बस आते नहीं हैं, वो उसकी उड़ान का इम्तिहान लेते हैं। जोनाथन जो कुछ भी कर सकता था, धीमी गति, तेज गोता, रोल, वे सब उसके साथ बिना एक शब्द कहे बिल्कुल सही तालमेल में करते हैं। वो हैरान रह जाता है। और फिर वे कहते हैं, हम तुम्हारे झुंड से हैं जोनाथन, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं, एक ऊंचे स्थान पर। जोनाथन को लगता है कि एक स्कूल खत्म हो गया और अब दूसरे का समय आ गया। लेकिन ये नई जगह पारंपरिक स्वर्ग जैसी नहीं है। यहाँ कोई सोना चांदी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा आयाम है जहां उसके जैसे ही कुछ गिने चुने सीगल हैं और हर कोई सिर्फ एक ही चीज के लिए समर्पित है, उड़ान की कला को सिद्ध करना। उसका शरीर भी अब नया है, ज्यादा चमकदार, ज्यादा तेज। वो पहले से दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी उसे एक सीमा महसूस होती है जिससे उसे थोड़ी निराशा होती है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि उसे स्वर्ग में भी निराशा हुई तो मैं चौंक गई थी। स्वर्ग तो आखिरी मंजिल होनी चाहिए। यही कहानी अपनी भौतिक उड़ान छोड़कर एक, कह सकते हैं, आध्यात्मिक उड़ान भरती है। उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग सीगल चैंग से होती है। चैंग? हाँ, चैंग उसे सबसे बड़ा सबक सिखाता है। क्या? वो कहता है, स्वर्ग कोई जगह या समय नहीं है, स्वर्ग उत्तम होना है, बीइंग परफेक्ट। बीइंग परफेक्ट? हाँ, ये परफेक्शन कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। उत्तम होना। हाँ। सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कभी कोई गलती ना करना? नहीं, चैंग के मुताबिक इसका मतलब है अपनी सीमाओं की समझ को पार कर जाना। वो उत्तम गति का विचार समझाता है। ये 200 या 2000 मील प्रति घंटे की रफ्तार नहीं है। तो फिर क्या है? उत्तम गति का मतलब है पहले से ही वहां होना। पहले से ही वहां होना। हाँ, और ये समझाने के लिए वो पलक झपकते ही एक जगह से गायब होकर 50 फीट दूर पानी के किनारे प्रकट हो जाता है। ये तो किसी जादू जैसा लगता है। चांग समझाता है कि ये जादू नहीं, समझ है। इसका रहस्य ये जानना है कि हमारा असली स्वभाव असीमित है, जो समय और स्थान से परे है। अच्छा। हमारा ये शरीर, जिसके पंखों का फैलाव 42 इंच है, ये सिर्फ हमारे विचार का एक रूप है। कहानी का मूल संदेश यही है, अपने विचारों की जंजीरों को तोड़ो और तुम अपने शरीर की जंजीरों को भी तोड़ दोगे। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है
कि हमारी असल सीमाएं भौतिक नहीं मानसिक हैं। और जोनाथन इस पर काम करना शुरू कर देता है और आखिरकार वो भी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। कुछ समय बाद चांग गायब हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो जोनाथन को आखिरी सलाह देता है। प्यार पर काम करते रहो। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। इतनी सारी उड़ान और गति की बातों के बाद आखिरी सबक प्यार क्यों? क्योंकि यहीं से जोनाथन की यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। अब वो खुद एक गुरु बन चुका है, लेकिन उससे पृथ्वी की याद आती है। वो किसी ऐसे सीगल की मदद करना चाहता है जो उसी की तरह अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा हो। ये एक तरह से बोधिसत्व का मार्ग है। बिल्कुल। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की मदद के लिए दुनिया में लौटना। ज्ञान तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे साझा न किया जाए। उसका दोस्त सुलिवन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पृथ्वी के सीगल जमीन पर लड़ रहे हैं, वो तुम्हारी बातें नहीं समझेंगे। लेकिन जोनाथन कहता है, क्या होता अगर चैंग अपनी पुरानी दुनिया में लौटकर नहीं जाता? आज तुम कहाँ होते? और इसी सोच के साथ वो वापस पृथ्वी पर लौटता है। और पृथ्वी पर लौटकर उसे फ्लेचर लैंड सीगल मिलता है, जो झुंड से निकाला गया एक गुस्सैल नौजवान है। फ्लेचर में उसे अपना अक्स दिखता है। हाँ, और जोनाथन उसका शिक्षक बन जाता है और दूसरे बहिष्कृत सीगल्स को भी सिखाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। वो उन्हें सिर्फ उड़ान के करतब नहीं सिखाता, बल्कि उसके पीछे का गहरा दर्शन सिखाने की कोशिश करता है कि उनका शरीर उनके विचार का ही एक रूप है, कि वो आजाद हैं। हाँ, लेकिन उसके छात्रों को ये बातें ज्यादा समझ नहीं आती। उन्हें अभ्यास पसंद है क्योंकि वो तेज है, रोमांचक है, लेकिन विचारों की उड़ान उन्हें बस एक अच्छी कहानी लगती है। ये दिखाता है कि किसी स्किल को सिखाना आसान है, पर उसके पीछे की सोच को सिखाना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और लगभग 1 महीने बाद जोनाथन कहता है कि अब झुंड में वापस जाने का समय है। उसके छात्र डर जाते हैं। हाँ, क्योंकि झुंड का नियम है कि निकाला गया पक्षी कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन जोनाथन कहता है, हम जहां चाहे जाने के लिए आजाद हैं। और वो 8 सीगल्स के एक समूह के साथ एक डबल डायमंड फॉर्मेशन में 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झुंड के ऊपर से गुजरता है। झुंड में तो हंगामा मचाता होगा। बिल्कुल। मुखिया का आदेश आता है, उन्हें अनदेखा करो, जो कोई भी एक बहिष्कृत से बात करेगा वो भी बहिष्कृत हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ जिज्ञासु सीगल रात के अंधेरे में उनकी बातें सुनने लगते हैं। और फिर एक चमत्कार होता है। कर्क मेनार्ड वाला। हाँ, कर्क मेनार्ड नाम का एक टूटे पंख वाला सीगल जोनाथन के पास आकर कहता है, मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा उड़ना चाहता हूं। और जोनाथन उससे बस इतना कहता है, तुम आजाद हो। और सिर्फ इस एक विचार की शक्ति से कर्क मेनार्ड अपने पंख फैलाता है और उड़ जाता है, वो पक्षी जो सालों से जमीन पर था। सुबह तक लगभग 1000 पक्षी जोनाथन के छात्रों के घेरे के बाहर खड़े होते हैं, और यहीं से एक खतरनाक गलतफहमी पैदा होती है। क्या गलतफहमी? झुंड ये मानने को तैयार नहीं है कि जोनाथन एक साधारण सीगल है जिसने असाधारण मेहनत की है। वो उसे या तो महान सीगल का पुत्र यानी एक देवता मानने लगते हैं, या फिर एक शैतान। वो ये समझने में असफल रहते हैं कि जोनाथन ने जो कुछ भी हासिल किया है वो क्षमता उनके अंदर भी है। और समाज अक्सर उन लोगों के साथ ऐसा ही करता है जो अलग होते हैं। किसी को देवता या दानव बना देना उसे समझने और उसके जैसा बनने की कड़ी मेहनत करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। ये हमें अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। सही बात है। कहानी का चरम तब आता है जब फ्लेचर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक चट्टान से टकरा जाता है। झुंड को लगता है कि वो मर गया है। हाँ, जोनाथन उसे चेतना के एक अलग स्तर पर मिलता है और उसे वापस लौटने का विकल्प देता है। जब फ्लेचर जिंदा वापस आता है तो झुंड का शक यकीन में बदल जाता है। उन्हें लगता है या तो ये देवता है या शैतान, और भीड़ तय करती है कि वो शैतान है, और वे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जोनाथन और फ्लेचर तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर जोनाथन फ्लेचर को अपना आखिरी और सबसे मुश्किल सबक देता है। वो कहता है कि उससे उस भीड़ से नफरत नहीं करनी है जिसने उसे मारने की कोशिश की। उसे हर सीगल के अंदर की अच्छाई को, उस असली जोनाथन को देखना सीखना होगा जो हर एक के अंदर है। यही प्यार है। और इसके बाद वो फ्लेचर को नया शिक्षक नियुक्त करता है और ये कहकर गायब हो जाता है, अपनी आंखों पर विश्वास मत करो, वे केवल सीमाएं दिखाती हैं। अपनी समझ से देखो, वो खोजो जो तुम पहले से जानते हो, और तुम्हें उड़ने का रास्ता मिल जाएगा। ये जिम्मेदारी का अंतिम हस्तांतरण है। बिल्कुल। एक सच्ची शिक्षक का लक्ष्य खुद को अनावश्यक बनाना होता है। जोनाथन चला जाता है ताकि झुंड उस पर निर्भर न रहे, बल्कि अपने अंदर के शिक्षक को खोजे। तो ये थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की यात्रा, एक विद्रोही से एक गुरु बनने तक का सफर।
कहानी का सार ये है कि हमारी सीमाएं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, हमारे अपने विचारों की बनाई हुई हैं। और हमारा असली स्वभाव असीमित स्वतंत्रता है। और ये सिर्फ उड़ने के बारे में नहीं है। नहीं, ये किसी भी कला, किसी भी विज्ञान, किसी भी जुनून के बारे में है। ये उस प्रक्रिया के बारे में है जिसमें आप पहले सीखते हैं, फिर महारत हासिल करते हैं और अंत में उस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। कहानी का अंत फ्लेचर के ये महसूस करने से होता है कि कोई सीमा नहीं है और सीखने की उसकी अपनी दौड़ शुरू हो जाती है। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि हमारे अपने जीवन में वे कौन से झुंड हैं जिनकी परंपराओं और नियमों को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। वो कौन सी सीमाएं हैं जो समाज, परिवार या शायद हमारे अपने डर ने हम पर लगाई हैं। और शायद सबसे जरूरी सवाल, उन सीमाओं से परे सीखने की अपनी दौड़ शुरू करने का क्या मतलब होगा।